और आज है 6 अगस्त, हिरोशिमा डे। हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान। जापान। और किसने गिराया था हिरोशिमा पे बम? किसने? यूएसए। यूएसए ने। यूएसए ने एटम बम गिराया हिरोशिमा पे। कौन सा बम गिराया? लिटिल बॉय नामक बम गिराया। उसके अंदर कौन सा न्यूक्लियर पदार्थ था? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 से बना हुआ वो बम था। उसके बाद नागासाकी पे बम गिराया। नागासाकी पे जो बम गिराया उसका क्या नाम था? फैटमैन। फैटमैन, है ना? फैटमैन। वो प्लूटोनियम बेस्ड बम था। प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बम था। ठीक है। और इन बम धमाकों में लगभग 70,000 लोग मारे गए। 50 से 70,000 लोग एस्टिमेट लगाए जाते हैं कि मारे गए। इस साल 81 साल हो गए हैं इस बॉम्बिंग को। ठीक है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम था B-29 बॉम्बर इनोला गे। ठीक है। तो सुबह 8:15 बजे ये बम गिराया गया था। तो जो लोग उसमें बचे थे, जो सर्वाइवर्स थे, जो लोग मरे नहीं, उसके कुछ इलाके में, कुछ किलोमीटर के इलाके में बम ब्लास्ट के कुछ किलोमीटर के इलाके में थे और सरवाइव कर गए, जिंदा रह गए, उनको बोला जाता है हिबाकुशा। क्या बोला जाता है? याद रखेंगे नाम, हिबाकुशा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिबाकुशा की ही एक जो वो है, एक एसोसिएशन है हिबाकुशा की, निहोन निदांक्यो। निहोन निदांक्यो। निहोन निदांक्यो जो संस्था है, ये लोग पूरी दुनिया में, इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, जो इनको न्यूक्लियर बॉम्ब सरवाइव करने के बाद झेलनी पड़ी, जो पीड़ा इनको झेलनी पड़ी, जो मेडिकल कंडीशंस इनको फेस करनी पड़ी। उसके अलावा जो सोशल एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन इनको झेलना पड़ा, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि जो ये बीमारियां हैं जो लंबे समय से ये झेल रहे हैं, ये कैसी होंगी? ये कम्युनिकेबल होंगी, और हम इनके संपर्क में आएंगे तो हमें भी हो सकती है, इसलिए लोगों ने इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा शादी करने में दिक्कतें आई इनको, जॉब्स नहीं मिलती थी, जॉब्स नहीं दी जाती थी। तो उसका इन लोगों ने क्या किया, पूरी दुनिया में जाके उनको कहानियां सुनाई, जिससे कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए लोगों को क्या क्या उन्होंने प्रेरित किया। इसलिए इनको 2024 में नोबेल पीस प्राइज मिला है। इनको निहोन हिद्यांक्यो। ठीक है। इसके अलावा 2017 में भी हिबाकुशा, हिरोशिमा हिबाकुशा की एक संस्था है, सेत्सुको थुर्लो। सेत्सुको थुर्लो, इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था। इनके साथ इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ICAN एक संस्था है, उनके साथ दो लोगों को मिला था उस साल 2017 में। तो सेत्सुको थुर्लो और ICAN को 2017 में भी नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। ठीक है। और इन्होंने न्यूक्लियर टैबू को काफी पॉपुलराइज किया। न्यूक्लियर टैबू मतलब न्यूक्लियर बम को यूज ना करना। तो पिछले 80 सालों से न्यूक्लियर बम अभी तक यूज नहीं हुआ है, उसके अंदर इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है। इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। इसके अलावा पिछले साल 2025 में UN ने एक नया दिन डिक्लेयर किया था, आज ही के दिन। वो था इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स, इनके लिए जिनकी स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स हैं, एंड चैलेंजेस ऑफ लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज। लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी होती है साहब? जो चारों तरफ से लैंड से घिरी होती है, मतलब पानी का सोर्स से अटैच नहीं होती है, जैसे सी या ओशन। बिल्कुल सही। दोनों ने, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों ने, दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जो कहीं से भी समुद्र से, सी से अटैच नहीं है, जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। तो इंडिया के पास तो बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, है ना। इंडिया इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। UN डेजिग्नेटेड डे है, इसलिए हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी हैं, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इन लोगों की हम लोग हेल्प भी करते हैं। ये तीनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। और ये डे मनाया जाता है किस लिए?
ताकि उन लोगों की हम लोग परिस्थिति को समझ सके कि उन लोगों को ट्रेड करने में, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े रहने में कितनी समस्याएं आती हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो रिवीजन है, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या हुआ 2023 में, 2022 में जो महाराष्ट्र की सरकार थी, उस समय उद्धव ठाकरे वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। वहां की सरकार गिर गई। सरकार कैसे गिर गई? तो एक नाथ शिंदे जो एक नेता थे, उन्होंने उस पार्टी के, लेजिस्लेटिव पार्टी के 2/3 से ज्यादा मेंबर्स को लेके ये कहा कि हम हैं शिवसेना और हम आज से भाजपा को सपोर्ट करेंगे और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। ऐसा ही हुआ, वो अलग हो गए। और क्या हुआ कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया और उद्धव ठाकरे के रेजिग्नेशन के बाद देवेंद्र फडणवीस वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए, है ना। तो ऐसा करना क्या ठीक है या गलत है? वोट तो लोगों ने किसको दिया था? शिवसेना को। अब असली शिवसेना कौन सी है? एक नाथ शिंदे वाली या उद्धव ठाकरे वाली? ये डिसाइड कौन करेगा? तो 2023 में इसका डिसीजन लिया गया और असली शिवसेना एक नाथ शिंदे वाली मानी गई, क्योंकि ज्यादातर 2/3 से ज्यादा जो एमएलए थे वो एक नाथ शिंदे के साथ थे और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि जो ये नाम है शिवसेना, ये एक नाथ शिंदे फैक्शन को मिलना चाहिए और जो उनका पॉलिटिकल वो है, मोहर, चिन्ह, ठीक है, पॉलिटिकल साइन, तीर कमान का, वो भी एक नाथ शिंदे फैक्शन को मिलना चाहिए। ये 2023 में किसने डिसाइड किया? इलेक्शन कमीशन ने। इसके अलावा ये सवाल उठा कि क्या इस तरीके से लेजिस्लेटिव पार्टी के टूट जाने से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, लेजिस्लेटिव पार्टी, क्या लेजिस्लेटिव पार्टी के टूट जाने से उसको मर्जर का प्रोटेक्शन मिलेगा? क्या वो डिसक्वालीफाई नहीं हो जाएंगे? डिसक्वालीफाई क्यों हो जाएंगे साहब, ये पूछ रहे हैं, है ना। डिसक्वालीफाई कैसे हो जाएंगे? कौन सा लॉ है जो कहता है कि अगर मैं अपनी पार्टी छोड़ दूं तो मैं डिसक्वालीफाई हो जाऊंगा? बताओ ऑनलाइन वालों। डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया? किस अमेंडमेंट से लाया गया? या पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था? जल्दी से बता दीजिए, ऑनलाइन तो सब लोग सर पढ़। 52nd अमेंडमेंट 1985। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से क्या आया? एंटी डिफेक्शन लॉ आया और शेड्यूल 10 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ? क्या कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ? कि अगर मैं वॉलेंटरीली अपने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दूंगा तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? मेरे लिए डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन जाएगा। कौन डिसाइड करेगा मेरा डिस्क्वालिफिकेशन? हु विल डिसाइड? दिस इज द क्वेश्चन। कौन डिसाइड करेगा, जल्दी बताओ। Speaker या एग्जाम में chairman पूछा जाता है। decide करेंगे sir, depending on which house is listening to it. चेयरमैन या फिर स्पीकर डिसाइड करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किस हाउस का मेंबर हूँ। ठीक है, तो चेयरमैन अगर राज्यसभा का मेंबर हूँ और लोकसभा का मेंबर हूँ तो स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हूँ तो, यानी कि सभापति साहब क्या करेंगे? सभापति महोदय मेरा डिसीजन नहीं है कि मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा, किस बात पे? वॉलेंटरली गिविंग माय मेंबरशिप। वॉलेंटरीली अगर मैं छोड़ दूं तो क्या मुझे
डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अपनी पार्टी को अबंडन करना पड़ेगा, लिखित तौर पे लिख के देना पड़ेगा कि आज से मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहा हूं। ऐसा लिखित में देना जरूरी है क्या? नहीं सर, एक्शन से भी पता चल जाता है, जैसे आपने बताया था अभी जो एक पॉलिटिशियन ने किया था कि वो मीटिंग्स में आना बंद कर दिए थे। हालांकि उनका उनका उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन का चार्ज लगा ही नहीं, उनको ऊपर चला ही नहीं, क्योंकि उनको पता था सर यस कि वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, है ना, वो बात। और लेकिन कंडक्ट से भी पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ चुका है। जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दे या दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाए, मेंबरशिप अबंडन कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी लीडरशिप का अबंडन कर दे, तब भी ये माना जा सकता है कि उसने क्या किया है, अपनी मेंबरशिप अबंडन कर दी है, मेंबरशिप चेंज कर ली है, तो एंटी डिफेक्शन का चार्ज चल सकता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ पार्टी डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो ना करना। पार्टी का डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज पार्टी डायरेक्शन? तो बोलते हैं हित। हित क्या होता है? अगर पार्लियामेंट में कुछ वोटिंग होनी है तो उसके लिए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी व्हिप जारी करती है। और पॉलिटिकल पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट अगर आपने वोटिंग कर दी तो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है। कैसे कर दी? विदाउट द परमिशन ऑफ पार्टी, और उस वोटिंग को आपने 15 दिन तक वापस नहीं लिया, 15 दिन तक कंडोन नहीं किया उस वोटिंग को, तो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ 3 क्या कहता है? पैराग्राफ 3 कहता है कि पहले ये कहता था कि साहब अगर स्प्लिट हो गए, अगर पार्टी स्प्लिट हो गई तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। पार्टी स्प्लिट हो गई मतलब कहता था कि अगर 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहे हैं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उसको चेंज कर दिया गया, और चेंज करके ये कर दिया गया कि 2/3 मेंबर कम से कम होने चाहिए और पार्टी का मर्जर होना चाहिए। स्प्लिट हटा के क्या कर दिया? मर्जर कर दिया। 1/3 हटा के क्या कर दिया? 2/3 कर दिया। ठीक है, स्प्लिट का मतलब टूट जाना और मर्जर का मतलब मिल जाना। तो यही क्वेश्चन है इसके अंदर, इस पूरे केस के अंदर यही सवाल है कि क्या पार्टी का मर्जर हुआ, क्या पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर हुआ, क्या पॉलिटिकल पार्टी के मर्जर के बिना केवल लेजिस्लेटिव पार्टी अगर 2/3 टूट के मर्ज हो रही है तो उसको मर्जर कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? यही क्वेश्चन इस केस के अंदर अभी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मर्जर डिफेंस, जो पहले मर्जर डिफेंस के बारे में देख लिया है ना। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन जो पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि 2023 में इलेक्शन कमीशन ने क्या डिसाइड किया था कि शिवसेना नाम जो है वो एकनाथ शिंदे का है, और जो बो एंड एरो का निशान है वो भी एकनाथ शिंदे का है। और इसके अलावा 40 एमएलए शिंदे फैक्शन में थे और ठाकरे फैक्शन में 15 एमएलए थे। ठीक है, तो शिंदे फैक्शन 30 ऑफ शिवसेना 18 लोकसभा एमपी, शिंदे के फैक्शन में 13 शिवसेना के और 18 लोकसभा के एमपी थे। ठीक है, तो इसलिए इसके अलावा एक सादिक अली वाला केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1972 का केस है, हालांकि लैंडमार्क केस है, लेकिन क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन की पावर जो है पैराग्राफ 50 ऑफ इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन, उसके अंदर वो सिंबल और वो नाम अलॉटमेंट करने का इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जुडिशरी वालों के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, सर ये थोड़ा याद रखना है कि शिवसेना के एमएलए कितने थे, मतलब कितनों ने नहीं वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि शिवसेना के कितने एमएलए थे और कितनों ने रिजाइन कर दिया, कितने मर्ज कर गए, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, बस। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओरल ऑब्जर्वेशन है इसलिए
हम लोगों ने बस इसको रिवाइज कर लिया, ओरल ऑब्जर्वेशन दी है इसके अंदर, ये ओरल ऑब्जर्वेशन दी है, ठीक है। कहा है कि अ पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स लेजिस्लेटिव पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि उसका कंट्रोल ज्यादा है, उसका कंट्रोल ज्यादा बोला, ओरल ऑब्जर्वेशन है, कोई जजमेंट नहीं दिया, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, कोई इसके अंदर नियम नहीं बना दिया। A valid established decision of the political party must prevail even over the wishes of majority of its MPs और MLAs। लेजिस्लेटिव पार्टी के डिसीजन के ऊपर किसका डिसीजन प्रिवेल करेगा? पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन प्रिवेल करेगा, ठीक है, क्योंकि जो असली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ within the legislature cannot by itself allow a group of legislators to override the parent political party। तो ये सारी बातें तो बोली गई हैं, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसको लेट डाउन करता है किसके अंदर? सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 2023 INSC 516, ठीक है। अब ये सारे केस के नाम याद मत करना, ये रटने मत बैठ जाना कि किस केस में क्या क्या चीजें दी गई, क्या क्या चीजें दी गई, ये समझना जरूरी है, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर रखने अपने फ्लैट वालों को, ठीक है। बाकी आप लोगों को तो जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, केस का नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या क्या आता है इस केस के अंदर? द पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेटिव पार्टी आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्टिंक्ट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच केस द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेटिव पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड? तो भाग देसाई जजमेंट, ठीक है, आपको याद नहीं है, ठीक है। तो द लेजिस्लेटिव पार्टी कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये लिखा गया इसके अंदर, ठीक। तो बाकी तो इसके अंदर इससे क्या इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। वो मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना जो फ्लैट का पेपर देने जा रहे हैं और डीजीएस का। आपने इसमें एक जगह एग्जाम ट्रैप करके लिखा हुआ है, जिसमें आपने बोला है कि अगर आपने मर्जर, मतलब ये मर्जर के अगेंस्ट आपका एक ग्राउंड है, यही वाला है सर, बट The नॉट two-third rule concerns the statutory defense of merger। स्टेट्यूटरी डिफेंस है ना, टू थर्ड है ना। इट डज नॉट ऑटोमेटिकली परमिट टू थर्ड ऑफ लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटिव पार्टी ऑटोमेटिकली क्या नहीं करेंगे? लेजिस्लेटर्स टू कैप्चर द आइडेंटिटी। यही तो मैं बता रहा था आपको कि लेजिस्लेटर पार्टी के टूट जाने से, मर्जर हो जाने से, टू थर्ड मेंबर जाने से मर्जर नहीं कर रहेगा। द आइडेंटिटी और it does not automatically permit two-thirds of the legislature to capture the identity, organization, and election symbol of the original political party for every purpose। ठीक है, तो हर पर्पस के लिए ओरिजिनल पार्टी का नाम ले लें, वो सब चीजें जो उसके अंदर कही गई 2023 के इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के अंदर कही गई, उसका ये काउंटर है। लॉ कुछ और कहता है और डिसीजन कुछ और हुआ, ये कह रहा है बस, ठीक है। तो इसको हल्का सा ध्यान में रखिए, एग्जाम क्रैक है क्लैट वालों के लिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ अभी हमारे देश के अंदर, विचित्र देश है, विचित्र चीजें होती रहती हैं। आप लोगों को पता होगा कि मेटा जो कि कंपनी है जो सारी चीजें चलाती है, आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी कोई ट्रेंड्स आजकल चल रहा है ना। तो बहुत सारे क्या है, ये सब चीजें क्या बोलेंगे इनको? इंटरमीडियरीज, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सब क्या है? इंटरमीडियरीज हैं। क्यों है इंटरमीडियरीज? क्योंकि हम इनके ऊपर कुछ डालते हैं, क्रिएटर डालता है और कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। लेकिन सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं कि किस तरह का कंटेंट नहीं डाला जा सकता, है ना। जैसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट हुआ, वो नहीं डाला जा सकता। स्पेशली CAFM नहीं डाला जा सकता। अब ये CAFM क्या होता है, कोई बताएगा? CAFM की फुल फॉर्म? चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव मटेरियल, CAFM। उसको एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है कि उसको तो बिल्कुल डाल भी नहीं सकते साथ, ठीक है। मोदी जी ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली और जेनजी क्या कर रहे हो आप लोग? मोदी जी की पोस्ट पे आपने इतनी रिपोर्ट कर दी CAFM की,
और चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट डाल रहे हैं मोदी जी हैं, ऐसा मत करो, है ना। उनका पोस्ट उड़ा दिया मेटा वालों ने मोदी जी का कल, इस चक्कर में कि आप लोगों ने उनको इतना रिपोर्ट कर दिया CASM। वो चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट नहीं है, वो आपको गाली देने के लिए मना कर रहे हैं, वो आपको माफ कर रहे हैं। हालांकि माफी उन्हें मांगनी थी, वो बात और है, लेकिन वो आपको माफ कर रहे हैं कि आपने जो भी गालियां दी उनको, उसके लिए उन्होंने आपको माफ किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी का पोस्ट उड़ा दिया आप लोगों ने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव मटेरियल के तौर पर। ठीक है, क्या है, एब्यूजिव कंटेंट कंसर्निंग द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट बाय यूजर्स। यूजर्स ने क्या बोला कि CASM है, मोदी जी का पोस्ट उड़ गया। तो क्या हुआ भाई कि IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या करा कि जो इनके ग्लोबल चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर है कपलान, जोएल कपलान, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब नाम याद रखने जरूरी नहीं है, इतना सीरियसली मत देखो, ये बस अभी सीरियस वाली चीजें आएंगी आगे। ठीक है, ये जोएल कपलान है, इनको क्या करा, इनको समन करके बुलाया और बोला कि भाई ऐसा है, मार्क जुकरबर्ग से 3 हफ्ते के अंदर अपॉलजी चाहिए, माफी मंगवाओ कि हमारे मोदी जी की पोस्ट कैसे डिलीट हो गई, और तुम भी माफी मांगो, और अगर ऐसा तुम करोगे तो हम तुम्हारा सेफ हार्बर का, जो तुम्हारे पास सेफ हार्बर की प्रोटेक्शन है, वो खत्म कर देंगे। धमकी दी तो मार्क जुकरबर्ग की सीधे सीधे माफी आ गई, इन्होंने भी माफी मांग ली, सारी चीजें हो गई। ठीक, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है सेक्शन 79, क्योंकि एक जगह इन्होंने गलती कर दी धमकी देने में, इन्होंने बोला कि सेक्शन 79(3) के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो हम तुम्हारी खत्म कर देंगे। सेक्शन 79(3) में प्रोटेक्शन नहीं है, सेक्शन 79(1) में प्रोटेक्शन है। ठीक है, सेक्शन याद करने जरूरी नहीं है। सेफ हार्बर क्या होता है ये पता होना चाहिए, इंटरमीडिएरी क्या होता है ये पता होना चाहिए। इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, जुडिशरी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 21W IT एक्ट के अंदर इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन दी है। क्या बोलता है इंटरमीडिएरी, डिफाइंस एन इंटरमीडिएरी एज अ पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, एक तरीके से पर्सन अगर हम माने किसको, एलॉन मस्क है ना इसका मालिक, इसका मेटा का मार्क ज़करबर्ग है मार्क सर। जुकरबर्ग, सॉरी, हाँ, अगर हम मार्क जुकरबर्ग को इस पर्सन माने तो उसकी ये कंपनी है ना, वही सारी चीजें मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या करता है, रिसीव करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हमारे, है ना, रिसीव करता है, हम अपलोड कर रहे हैं, उसने रिसीव किया, स्टोर किया, और क्या किया, ट्रांसमिट किया। जो देखना चाहता है फिर उसको दिखाता भी है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, किसी को अमेरिका में बैठ के वीडियो देखनी है वो वहां बैठ के भी देख सकता है ना, तो ट्रांसमिट भी करता है और प्रोवाइड करता है सर्विस कंसर्निंग दैट रिकॉर्ड। कोई भी सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंटरमीडिएरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विसेज, सर्च इंजन, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, इंटरमीडिएरी के अंदर आ जाएंगे, इंक्लूडिंग सर फेसबुक, सेफ हार्बर इंस्टाग्राम। क्या होता है? हाँ जी, सेफ हार्बर होता है क्या है? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, सेफ हार्बर पे भी आ रहे हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएरी समझ लो क्या होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएरी के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है हमारे, वो सारे इंटरमीडिएरी की तरह हम लोग उसको मान लेंगे। ठीक है, अब सेफ हार्बर होता क्या है, सेफ हार्बर होता है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला, मैंने क्या किया, ऋषि ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया, इंस्टाग्राम ने उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, इंस्टाग्राम ने क्या किया, पब्लिश कर दिया, और वो मान लो मैं उसमें वीडियो में किसी को धमकी दे रहा हूं और क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया उससे, तो क्या इंस्टाग्राम यानी कि मार्क जुकरबर्ग को अरेस्ट कर लिया जाएगा? नहीं किया जाएगा ना। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उसकी क्या गलती, मैंने डाला ना, उसकी क्या गलती, उसने तो बस पब्लिश किया। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सेफ हार्बर। इंटरमीडिएरी क्या है, इंटरमीडिएरी की कोई डायरेक्ट लाइबिलिटी एज सच नहीं है।
सेक्शन 79 बोलता है, ठीक है। क्या कहता है? अंडर सेक्शन 79 एन इंटरमीडियरी इज जनरली नॉट लाइबल merely because a user has uploaded unlawful content on its platform। तो ये क्या हो गया? सेफ हार्बर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेफ हार्बर एब्सोल्यूट है, हमेशा सेफ रहेगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता साहब, ऐसा नहीं। क्या कहता है? प्रोटेक्शन कब मिलेगी? सेक्शन 79(2) बताता है कि कब मिलेगी प्रोटेक्शन, ठीक है। कब मिलेगी प्रोटेक्शन? जब इंटरमीडियरी जो है उसका फंक्शन लिमिटेड है। कैसे? केवल एक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइडर की तरह, केवल एक कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रोवाइडर की तरह जब उसका रोल लिमिटेड है। इट डज नॉट इनिशिएट द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को इनिशिएट ना करें। इट डज नॉट सेलेक्ट द रिसीवर ऑफ द ट्रांसमिशन, कौन रिसीव करेगा, कौन देखेगा, वो सेलेक्ट ना करे। इट डज नॉट सेलेक्ट और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द ट्रांसमिशन। मैंने वीडियो डाली कुछ, इंस्टाग्राम में अपलोड कर दी कुछ और। मैंने बोला कि मान लो मैंने बोला कुछ और वो वीडियो कट करके मैंने बोला कि फलाने व्यक्ति का ऐसा व्यू है, या मैंने बोला, मैंने पढ़ा रहा हूं मैं उमर खालिद के बारे में, मैंने बोला कि उसने बोला कि कट द चिकन नेक, वो वाला जो स्टेटमेंट था जिसकी वजह से आज तक वो जेल में 6 साल से, और वो मेरा स्टेटमेंट कट करके मेरे स्टेटमेंट की वजह इंस्टाग्राम पोस्ट कर दे, मुझे जेल हो जाएगी। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इंस्टाग्राम होगा, मैं नहीं होगा। क्योंकि इंस्टाग्राम ने क्या किया? मेरे इंफॉर्मेशन को क्या किया? मॉडिफाई कर दिया, है ना, सेलेक्ट किया या मॉडिफाई किया, ठीक है। तो सेलेक्ट सर करेगा, मॉडिफाई सेकंड करेगा तो पॉइंट एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, सेकंड वाला पॉइंट जो है डज नॉट इनिशिएट ट्रांसमिशन। इनिशिएट यानी कि अपलोड इंस्टाग्राम थोड़ी कर रहा है, अपलोड तो मैं कर रहा हूँ ना। तो ट्रांजिशन इनिशिएट, ट्रांसमिशन जो है वो इनिशिएट किसने किया? मैंने किया। उसने अपने आप अपलोड नहीं किया, ठीक है, उसने अपने आप अपलोड नहीं किया मेरा कंटेंट, मैंने अपना अपलोड किया था, ठीक है। इट ऑब्जर्व्स स्टैट्यूटरी ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस जब तक फॉलो करता रहेगा तब तक सेफ हार्बर रहेगा, और आईटी रूल्स के साथ कंप्लाई करता रहेगा तब तक वो सेफ हार्बर उसका बरकरार रहेगा, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है आगे देखेंगे अभी, ठीक है। अब मेटा ये, चलो पहले ड्यू डिलिजेंस देख लेते हैं क्या होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस वैसे कुछ खास नहीं है उसके अंदर। ड्यू डिलिजेंस में बस इतना है कि अगर टेक डाउन नहीं कर रहा है कंटेंट तो ड्यू डिलिजेंस खत्म हो जाता है, आएगा भी, ठीक है ना, सिंपली उसमें चलने दो फ्लो में। व्हाई दिस आर्गुमेंट इज इंपॉर्टेंट, इसके पहले हम लोग कहाँ पे? गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट। गवर्नमेंट क्या कह रही है भाई साहब अब यहाँ पे? कैसे हटा देगी सेफ हार्बर? ऐसा तो कुछ नहीं किया, ड्यू डिलिजेंस भी फॉलो कर रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही ये है कि जब रिपोर्ट मिले तो जो कंटेंट है उसको टेक डाउन करना है, उसको हटा देना है, और यही उन्होंने किया। और क्या कहा गया कि 3 हफ्ते के अंदर अगर आपने अपॉलॉजी नहीं दी तो सेफ हार्बर हटा देंगे। तो क्या अपॉलॉजी ना देना सेफ हार्बर को खत्म करता है कहीं पे? नहीं करता। गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई मेटा जो है वो एल्गोरिथम के जरिए चूज कर रहा है कि मेरा कंटेंट कौन देखेगा। किसी यूजर की फीड कैसी होगी, कि आपको क्या दिख रहा है, आप वो सोच रहे हो कि अपनी मर्जी से चल रहा है आपका, वो आपकी अपनी मर्जी से नहीं चल रहा, वो एल्गोरिथम की मर्जी से चल रहा है। और वो एल्गोरिथम सेट कौन कर रहा है? इंस्टाग्राम सेट कर रहा है, ठीक है। कैसे सेट कर रहा है? जिससे एंगेजमेंट बढ़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करें, ठीक है। रिकमेंड करता है, कंटेंट रिकमेंड करता है ना।
विच पोस्ट और एडवर्टाइजमेंट इज एम्पलीफाइड, कौन सी पोस्ट एम्पलीफाई होगी, कौन सी पोस्ट ज्यादा चलेगी, कौन सी पोस्ट कम चलेगी, कौन सी पोस्ट ज्यादा लोगों को दिखानी है, कौन सी पोस्ट कम लोगों को दिखानी है, और कई बार इसके लिए पैसे भी लेता है वो, है ना। बूस्ट पोस्ट करके ऑप्शन आता है, बूस्ट करो तो पैसे मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो सेफ हार्बर में आ ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने पहली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी। ड्यू डिलीजेंस करते रहो, पहली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी। बात माफी मांगने की नहीं है, बात ये है कि ड्यू डिलीजेंस से पहले के जो रिक्वायरमेंट है कि आप उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करोगे, कौन देखेगा ये नहीं, ये कंट्रोल नहीं करोगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल नहीं करोगे, व्यूअर को कंट्रोल नहीं करोगे, तब है ड्यू, तब है सेफ हार्बर। मेरे सेफ हार्बर है ही नहीं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ो, व्हाट इज व्हेन सेफ हार्बर इज लॉस्ट, 79 क्लॉज 3 बताता है कि सेफ हार्बर कब कहा जाएगा, ये है ड्यू डिलीजेंस, ये है ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। जब इंटरमीडिएट क्या करे, कॉन्स्पिरेसी करे, एबेट करे, एड करे, इंड्यूस करे, क्या, कमीशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट, या फिर रिसीव करे क्या, लीगली रिकॉग्नाइज एक्चुअल नॉलेज किस चीज की, ऑफ अनलॉफुल कंटेंट। उसको पता चल गया, लीगल नोटिस आ गया, सरकार ने नोटिस भेज दिया, सरकार का नोटिस उन्होंने रिसीव कर लिया, इसका मतलब उनको नॉलेज मिल गई कि कुछ अनलॉफुल कंटेंट अपलोड हुआ है, और वो उस कंटेंट को डिसेबल नहीं करते, उसको टेक डाउन नहीं करते हैं, तो उनका सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 79(3) में दिया, ठीक है। कैन अ पार्लियामेंट कमेटी विथड्रॉ सेफ हार्बर, स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन को क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी समन कर सकती है, उससे अपॉलजी डिमांड कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, एग्जामिन कर सकती है, सारी चीजें कर सकती है, लेकिन सेफ हार्बर नहीं ले सकती, ठीक है। तो एक्चुअल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मालूम है इसके बारे में, क्या है इसके अंदर, जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। क्या बताया था इसके अंदर, भूल गए, लॉ से तो उसने याद नहीं रहता यार, बहुत सारी चीजें है ना, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। श्रेया सिंघल के अंदर क्या हुआ था, एक सेक्शन 66A है, मतलब हुआ करता था, अमेंडमेंट से लेके आए थे, सेक्शन 66A IT एक्ट। सेक्शन 66A IT एक्ट क्या कहता था साहब, कि आप किसी को अगर मैसेज करोगे और वो मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एनोइंग है, इंसल्टिंग है, किसी भी तरीके से सामने वाले को गुस्सा दिला रही है, तो फिर आप सेक्शन 66A के अंतर्गत लायबल हो जाओगे। श्रेया सिंघल पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कुछ किया होगा, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया होगा, तो उनके ऊपर केस हो गया। श्रेया सिंघल के केस में सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया, ताकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 19(1)A को क्या करता है, हैम्पर करता है, ठीक है। आर्टिकल 91 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खत्म करता है, ठीक। लेकिन उसके साथ एक और चीज इसके अंदर कही गई थी कि एक्चुअल नॉलेज किसको बोलेंगे, एक्चुअल नॉलेज किसको बोलेंगे, एक्चुअल नॉलेज बोलेंगे तब जब गवर्नमेंट का नोटिस पहुंच जाएगा इंटरमीडिएरी के पास, जब नोटिस पहुंच जाएगा तब बोलेंगे कि एक्चुअल नॉलेज थी, और एक्चुअल नॉलेज के बाद आपने कंटेंट टेक डाउन नहीं किया तो आपका सेफ हार्बर खत्म। तो उसके लिए एक्चुअल नॉलेज कब है, जब नोटिस पहुंच जाएगा, एन ऑर्डर फ्रॉम कॉम्पिटेंट कोर्ट और अ वैलिड नोटिफिकेशन फ्रॉम द appropriate government or its authorized agency concerning unlawful content falling within the legally recognized restrictions, ठीक है। तो जब नोटिस मिल जाए,
आरबीआई की मीटिंग हुई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। यार ये हम लोग एकदम से स्विच कर रहे हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए। तो ये बताओ कि रेपो रेट क्या होता है? ऑनलाइन वाले बताएंगे रेपो रेट क्या होता है। सर आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगाता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। हाँ, रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई, उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट अनचेंज रखा गया। रेपो रेट को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, ये समझते हैं आज। तो यूनानिमस डिसीजन था, 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एनपीसी, जिसके अंदर 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट से होते हैं। ठीक है, चेयरमैन होता है आरबीआई का चेयरमैन, इसका चेयरमैन होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने डिसाइड किया है यूनानिमसली कि हम रेपो रेट को चेंज नहीं करते हैं, 5.25 पे ही करते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो जीडीपी एस्टीमेट है उसको बढ़ा दिया, उसको बोला कि 6.7 तक जीडीपी ग्रोथ रेट साल की रहेगी, हमारी एस्टीमेट है फॉर द कमिंग ईयर। ठीक है, और क्या बोला? बोला कि जो एनुअल सीपीआई रहेगा वो 5% पे रहेगा। एनुअल सीपीआई बोले तो इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन जब वैल्यू घट जाती तो प्राइस बढ़ जाते हैं। वैल्यू घट जाएगी तो प्राइस कैसे बढ़ जाएगी? सर ऐसे ही कुछ होता रुपये है, की ठीक वैल्यू है। जब बढ़े घट जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, ऐसा हो सकता है। हाँ इस लॉजिक से हाँ। आपकी मैं बात समझ सकता हूँ। लेकिन अगर गुड्स की वैल्यू घट जाएगी तो फिर उसकी तो प्राइस भी घट जाएगी, है ना? तो गुड्स की वैल्यू यहाँ पर वो, उसको छोड़ दो। इन्फ्लेशन क्या होता है? सर चीजों की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। हाँ, जब उस प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इसका मतलब महंगाई का मतलब, एक गाना है ना कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। एक पीयूष मिश्रा का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है ये। कांग्रेस की सरकार जब थी तब उन्होंने लिखा था कि महंगाई बहुत ऐसा, तो इस वजह से उन्होंने गाना गाया था कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं पर इन्फ्लेशन डायन खाए जाते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है। और महंगाई को नापेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा महंगाई हो रही है, कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है? कैसे पता चलेगी? कैसे पता करें कि महंगाई है? सामान खरीद के, क्या हर चीज के? फिर अब मुझे अगर महंगाई पता करनी होगी तो मुझे सारा सामान खरीदना पड़ेगा और हर साल खरीदना पड़ेगा, और फिर मुझे पिछले साल के रेट भी याद रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है, क्या? सीपीआई कहती है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि जो कंज्यूमर को जितने प्राइस पे पैसा मिल रहा है, जितने प्राइस पे, जितने पैसे पे सामान मिल रहा है, वो। मान लो 2025 में 12 रुपए की मैगी मिलती थी, 2026 में 15 रुपए की मैगी मिलने लग गई। तो क्या हो गया? 3 रुपए का इन्फ्लेशन हो गया। उसको परसेंटेज में निकाल देंगे तो परसेंटेज सीपीआई इन्फ्लेशन आ जाएगा, है ना? सीपीआई हो गया कंज्यूमर लेवल पर, जब हम क्या देखते हैं? महंगाई को देखते हैं। होलसेल लेवल पे देखते हैं तो इसी का नाम डब्ल्यूपीआई हो जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल और कंज्यूमर में तो अंतर समझ में आता है ना, रिटेल और होलसेल। फिर उससे ऊपर जाएंगे प्रोड्यूसर, तो पीपीआई हो जाता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब पीपीआई आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है क्योंकि इस साल पहली बार सरकार ने पीपीआई नापना शुरू किया है। आज से पहले कभी पीपीआई नहीं नापा गया। 2026 में जो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और इनकी जो सीरीज है उसको रिवाइज किया गया, बेस ईयर को रिवाइज किया गया।
बेस ईयर जो पहले 2011-12 था उसको रिवाइज करके 2022-23 कर दिया गया, यानी कि बेस ईयर बोले तो सर जिस ईयर से कंपैरिजन किया जाता है उसे बेस ईयर कह सकते हैं। जिस ईयर के साथ कंपैरिजन करके हम लोग ये सारी चीजें निकालेंगे। अब परसेंटेज में ग्रोथ देख रहे हैं ना, मैंने बोला ना कि 2025 में 13 रुपए की थी, तो कंपेयर करके महंगाई देखेंगे ना, 2025 से अब तक कितनी महंगाई बढ़ गई। तो अब महंगाई किससे देख रहे हैं, 2022-23 से सीपीआई से देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो कितनी आ रही है, मतलब प्रोजेक्शन है, आ रही है कितनी है, प्रोजेक्शन है कि इस साल 5% तक रहेगी। ठीक है, decided to wait for greater clarity regarding inflation, monsoon, energy prices and global developments। कह रहे हैं कि भाई महंगाई के तो बहुत सारे कारण है ना इन्फ्लेशन के, तो इन्फ्लेशन का देखते हैं क्या होता है आगे, मॉनसून कैसे बिहेव करता है, अल नीनो कैसे बिहेव करता है, फसलें कैसी होती है, फसलें अच्छी होंगी तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फसलें खराब होंगी तो घटाने बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है ना। मॉनसून, एनर्जी प्राइसेस मतलब जो हमारा इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब जो हम खरीद के ला रहे हैं दुनिया से, क्योंकि क्रूड ऑयल सब कुछ हम खरीदते हैं ना, क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी, ये सब बाहर से, फर्टिलाइजर बाहर से खरीद के ला रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एनर्जी प्राइस से बढ़ने से हमारे भी इंडेक्स बढ़ता है ना। तो अब आगे कैसे रेट उसके ऊपर नीचे होते हैं उसके हिसाब से आगे काम करें। ठीक है, रेपो रेट 5.25%, एसडीएफ 5%, एमएसएफ 5.5%, बैंक रेट 5.5% और मॉनेटरी पॉलिसी स्टर्म्स न्यूट्रल। क्या मतलब है इन सबका, एसडीएफ क्या होता है, एसडीएफ होता है जब आपके रिश्तेदार आपको 500 रुपए का नोट देते, तो मम्मी बोलती है कि बेटा क्या करेगा इतने पैसे का, 400 रुपए जमा करा दे, 100 रुपए में तू अय्याशी कर, ऐसे बोलती है ना मम्मी। 400 रुपए जमा करा देते हैं ना रिश्तेदारों के दिए हुए, 500 रुपए देते हैं तो जो 400 रुपए जमा करा है उसको बोलते हैं एसडीएफ। बैंक को कितना एसडीएफ रखना है, 5%। एमएसएफ, अब तो मम्मी से लोन भी लेना पड़ सकता है, हो सकता है दोस्त का बर्थडे आ जाए, गिफ्ट देना 500 रुपए का, 400 रुपए तुमने जमा किए थे, तो 100 रुपए तुमको इमरजेंसी फंड चाहिए, तो उसके लिए इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। एसडीएफ में तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मम्मी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो मम्मी से जब हम उधार लेंगे इमरजेंसी वाला, तब मम्मी इंटरेस्ट लेगी, तो वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, बस हल्का सा समझो, अभी इसको बहुत डीप में मत जाओ, समझेंगे। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ मुझे, रेपो रेट समझ में आ गया ना। रेपो रेट क्या है, वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, इसको कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा इस पैसे का, है? सर लोन देगा, लोन देने के लिए यूज ये भी लोन देगा, किसको, पब्लिक को, है ना, लोगों को लोन देगा। ठीक है, तो रेपो रेट अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सर लोग, लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो लोन लोग ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे, कम लेंगे। कम लेंगे, यानी कि पब्लिक के हाथ में अगर हम रेपो रेट को बढ़ा दें तो पब्लिक के हाथ में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब लिक्विड पैसा, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इंक्रीज इंक्रीज होगी ना सर। इंक्रीज कैसे हो जाएगी, जब महंगा लोन मिलेगा तो आप कम लोगे लोन की ज्यादा लोगे, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। डिक्रीज हो जाएगी ना लिक्विडिटी। जब हाँ हाँ लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी, आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, तो आप सामान खरीदने जा पाओगे, नहीं जाओगे। नहीं तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि ज्यादा, हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन, यानी कि जिस चीज की डिमांड कम हो जाती है उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो डिमांड साइड अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करने का ये मैकेनिज्म।
आरबीआई का। ठीक है, क्या करते हैं, रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, रेपो रेट को घटा के क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी। जब हम क्या करेंगे, रेपो रेट को कम करेंगे तो ग्रोथ होगी। ठीक है, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, महंगाई आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं ये? तो देखो, बढ़ाने का क्या क्या रीजन है, रीजन अगेंस्ट कटिंग द, घटाने का क्या रीजन है, घटाने का क्या रीजन है, इन्फ्लेशनरी रिस्क आर इंक्रीजिंग बिकॉज, अभी इन्फ्लेशन क्यों है, हायर फूड प्राइसेस, फूड के प्राइसेस ज्यादा है, वॉलेटाइल फ्यूल एंड क्रूड ऑयल, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, सप्लाई साइड पे वो हो रहा है ना, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहां पर डिमांड कम करके हम उसको नीचे नहीं ला सकते, है ना। बेसिकली जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो सप्लाई साइड की महंगाई की वजह से बढ़ रहा है, ना कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से। क्योंकि जब महंगाई होने के दो कारण है, पहला कारण है डिमांड बढ़ जाना, दूसरा कारण है सप्लाई कम हो जाना या सप्लाई का महंगा हो जाना। सप्लाई अगर महंगी हो जाएगी तो भी तो सामान महंगा हो जाएगा, सिर्फ डिमांड से तो कंट्रोल नहीं होगा। असली मार्केट में सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सप्लाई जब इंपॉर्टेंट है तो रेट कट करके हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लोगों का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, जिससे लोग ज्यादा लोन ले, कंज्यूम करें, लेकिन इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा रहता है। ठीक, अगेंस्ट इंक्रीजिंग, अगेन इन्फ्लेशन कैसा है, सप्लाई साइड है, अगर हम रेपो रेट को बढ़ा भी देंगे तो क्या हो जाएगा, सर मैं तो अगर मॉनसून नहीं आ रहा है, अल नीनो है, बारिश नहीं हो रही है, रेपो रेट बढ़ाओ घटाओ, उससे बारिश थोड़ी हो जाएगी, फूड इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों, खाना क्यों महंगा हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन का ज्यादा क्यों है, अल नीनो प्लस फर्टिलाइजर के महंगे हो जाने से, प्लस ट्रांसपोर्ट के महंगे हो जाने से, इस वजह से, डिमांड की वजह से नहीं है। तो सप्लाई साइड है, इसलिए बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए क्या लिया है, न्यूट्रल स्टैंस आरबीआई ने लिया है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी निकाला है, बोला है कि क्वार्टर 1 में 7% रहेगी, क्वार्टर 2 में 6.4, क्वार्टर 3 में 6.5 और क्वार्टर 4 में 6.8, है ना। और ओवरऑल 26-27 की बोलिए 6.7 रहेगी। ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है, क्वार्टर 1 2026-27 की 7.3 बताइए। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, कितनी किस कब रहेगी, कब किसने क्या प्रोजेक्शन निकाला, हल्का सा बस समझ में आना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें चल रही है। वाई वॉज द ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीज, क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि आरबीआई ने देखा, ये जरूरी है आपके लिए समझना, कि ग्रोथ फोरकास्ट क्यों बढ़ाया गया। पहले तो कह रहे थे 6.3%, 4%, अब कह रहे 6.7% हो जाएगी ग्रोथ। तो उन्होंने देखा कि प्राइवेट कंजम्पशन रेजिलिएंट है डिस्पाइट ग्लोबल डिसरप्शन, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी हुई है, बन रही है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सरकार कैपेक्स में बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, इससे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, स्टील बिक रहा है और आपका सीमेंट बिक रहा है और लेबर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन, वही मैंने आपको बोला ना, कैपेक्स सरकार ने बढ़ाया है तो कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। बैंक क्रेडिट, बैंक आसानी से क्रेडिट भी दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है ना। और चाल चला रहे 8 बज गए अभी तो है यार, तो डर में। हाँ, वही तो। अब इन्फ्लेशन की पोजीशन क्या है, तो इन्फ्लेशन के लिए कह रहे हैं कि भाई साहब अभी तो क्या चल रहा है, क्वार्टर 2 के अंदर 4.7 के आसपास चलेगा, फिर क्वार्टर 3 में 5.9 चला जाएगा, जो कि हमारे एकदम कंफर्ट बैंड के मुहाने पे है। क्या है कंफर्ट बैंड इन्फ्लेशन का, 2% to 6%, 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इन्फ्लेशन कंफर्ट बैंड में है आरबीआई के अनुसार। ठीक है, 4% हमारा टारगेट है कि 4% इन्फ्लेशन रहे तो अच्छा है, उसमें ग्रोथ भी दिखती रहती है और महंगाई बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, 5.5 आएगा, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और कोर इन्फ्लेशन 26-27 का 4.3% रहेगा। ठीक है, तो विच इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ the comfort band that has been adopted by RBI। RBI ने जो
कंफर्ट बैंड अडॉप्ट किया हुआ है उसके अंदर रहने वाला है, ऐसा इनका अनुमान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो 2 वॉर लड़ी जा रही है, 3 वॉर लड़ी जा रही है, जो एक ही वॉर है, एक ही वॉर में 3 वॉर लड़ी जा रही है अलग अलग फ्रंट पे, एक यूक्रेन में, एक ईरान में, और एक क्यूबा में, और एक ताइवान में शुरू होने वाली है। ताइवान वाली शुरू होती है तो ये सारे प्रोजेक्शन इनके फेल हो जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये सारी चीजें। ये सिर्फ अनुमान है, इसलिए बहुत ज्यादा आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसने कितना अनुमान लगाया। क्या याद रखने की जरूरत है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं। इसके अलावा सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, पीपीआई क्या होता है। इसके अलावा कैसे इफेक्ट होता है, सप्लाई साइड क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है रेपो रेट को कम करने का, ज्यादा करने का, एफडीएफ और मार्जिनल स्टैंडिंग लायबिलिटी, इन सबका क्या इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ रेपो रेट का समझा, रेपो रेट समझ में आया, उसका क्या इफेक्ट होगा समझ में आया, बाकी रिवर्स रेपो और बहुत सारी चीजें, ठीक है, उनको हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे जैसे जैसे सीपीआई का डेटा आता रहेगा, तो आगे आने वाली क्लासेस में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग कई बार कर चुके हैं पहले। इसके अलावा देखो ये क्या कह रहे हैं, एक और इकोनॉमी का टॉपिक, फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। पहले बताओ फेडरलिज्म क्या होता है। पॉलिटी है तुम्हारे पास? हाँ, तो बताओ फिर, ऑनलाइन वाले भी बताओ फेडरलिज्म क्या होता है। So more than one level of government in a country is called federalism. मोर देन, One level of government is called federalism in a country. ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, जब एक से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नेंस हो और उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर, तो उसको बोलेंगे फेडरल। क्या इंडिया फेडरल स्टेट है? किसने बोला क्वासी फेडरल? केसी वियर ने बोला क्वासी फेडरल है। और कोऑपरेटिव फेडरल है, ये किसने बोला? ये बोला ऑस्टिन ने। ठीक है, तो क्वासी फेडरल है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेरे हिसाब से ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों होनी चाहिए? ये हमारा गोल होना चाहिए कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बन जाए। क्वासी फेडरल मतलब जहां पर सेंट्रल पावरफुल है, और क्वासी फेडरल सुनते ही लगता है कि एक परिस्थिति ऐसी आएगी जहां पर सेंट्रल पावरफुल हो जाएगा और स्टेट को दबा। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, वो कैसे चल रही है? वो कोऑपरेशन में चल रही है सेंटर और स्टेट के। आधा खर्चा सेंटर करता, आधा खर्चा स्टेट करता है, तो दोनों मिला के चलाते हैं। सेंटर पॉलिसी बनाता है, स्टेट उसको लागू करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहना ज्यादा सही है। ये कह रहा है फिस्कल फेडरलिज्म। ये क्या बला आ गई भाई? फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? कोई बताएगा मेरे को ऑनलाइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म? ऑनलाइन वाले जल्दी से कोई तो बताओ। सरकार सर नहीं पता। सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, हाँ जी और फिर उस रेवेन्यू को क्या करती है? स्टेट में बांटती सर, है। वेलफेयर वेलफेयर के लिए वेलफेयर स्कीम्स में यूज करती है। जब डिवीजन हो टैक्स के लिए, कैसे? टैक्स के पावर, एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको बोलेंगे फिस्कल फेडरलिज्म। वहां पर डिवीजन ऑफ पावर हो रहा था, यहाँ पर डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस हो रहा है ना? तो बस इतना आसान है, इसलिए इसको बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। अब फिस्कल फेडरलिज्म के 2 प्रकार के इम्बैलेंसेस पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, एक सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि सेंटर के पास कमाने के मौके ज्यादा है।
इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारी PSU, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंटर कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे टैक्सेस कौन कलेक्ट कर रहा है? सेंटर कलेक्ट कर रहा है। स्टेट के पास कम रिसोर्सेज हैं, डिवाइड हो गई ना, यूपी के पास अलग रिसोर्सेज हैं, झारखंड के पास अलग है लेकिन कम रिसोर्सेज हैं। एक्सपेंडिचर बराबर है या ज्यादा ही है स्टेट का, है ना? तो एक तो ये समस्या, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ, पुलिसिंग, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसको काम करना है? स्टेट गवर्नमेंट को काम करना है। और रेवेन्यू कौन कमा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कमा रही है। एक हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस है। वर्टिकल इम्बैलेंस मतलब हायरार्की में जो ऊपर है और नीचे है उनके बीच का, और हॉरिजॉन्टल मतलब जो हायरार्की में बराबर है उनके बीच में भी इम्बैलेंस है। कैसे? कोई स्टेट अमीर है, कोई स्टेट गरीब है। किसी स्टेट के पास तो पोर्ट है और वो दुनिया भर में ट्रेड कर पा रहा है, महाराष्ट्र, मुंबई हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है। किसी स्टेट के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। किसी स्टेट के पास अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन पॉलिटिकली वो इतना प्रताड़ित है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा स्टेट, उस स्टेट में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। तो ये चीजें क्या क्रिएट करती हैं? हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्रिएट करती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई टैक्स तो कलेक्ट कर लिया, अब इसका बंटवारा कैसे हो, कौन कितना खर्चा करे? ठीक है, तो इसके लिए आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर प्रेसिडेंट क्या करता है? फाइनेंस कमीशन को बनाता है। तो क्या हो गया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 281 में, आर्टिकल 281 के अंतर्गत ये फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट और पार्लियामेंट अपनी रिकमेंडेशन, सॉरी, गवर्नमेंट अपनी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट के सामने पेश करती है। ठीक, 270 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्सेस का, उसके बारे में दिया हुआ है। और 283 बी और सी के अंदर फाइनेंस कमीशन को क्या दिया है कि ये रिकमेंड कर सकता है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को पैसा देने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क। अब फाइनेंस कमीशन 16 ने क्या बोला? हालांकि ये काफी दिन हो गए इसको आए हुए, लेकिन आर्टिकल छपा है इसलिए पढ़ रहे, पहले भी पढ़ चुके हैं। इसने बोला कि 40% जो डिविजिबल पूल है टैक्स का, उसमें से 40% सेंटर क्या करे? स्टेट को दे दे। 41% सेंटर क्या करे? स्टेट को दे दे, स्टेट अपने हिसाब से खर्चा करेगा। अब बाकी 59% सेंटर अपने हिसाब से खर्चा करे, सेंट्रल स्कीम्स जो है उसके अंदर खर्चा हो। तो कैसे डिसाइड किया कि 41% दिया जाएगा, या कैसे डिसाइड होगा कि उस 41% में यूपी को कितना मिले, महाराष्ट्र को कितना मिले, बंगाल को कितना मिले? सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी जरूरतें अलग है, सबके रिसोर्सेज अलग है, सबके रेवेन्यूज अलग है, सबके पास अपॉर्चुनिटीज अलग है। तो किसको कितना देना चाहिए? जो गरीब है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, है ना? तो बोला कि इनकम डिस्टेंस के हिसाब से फाइनेंस कमीशन 15 जो पिछला वाला था उससे बोला था 45% वेटेज। ये फॉर्मूला है कि कैसे निकालेंगे। तो इनकम डिस्टेंस के हिसाब से क्या बोला कि 45% वेटेज रहेगा, उसको कम कर दिया, 42% कर दिया फाइनेंस कमीशन 16 ने, जो भी प्रेजेंट का फाइनेंस कमीशन है, 2030-31 तक चलेगा ये। ठीक है, 5 साल के लिए होता है एक फाइनेंस कमीशन, तो 42.5% कर दिया। और कौन है इस समय फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन? याद रख लो, मैं भी भूल गया हूँ। अरविंद पंगड़िया। हाँ, अरविंद पंगड़िया। ठीक है, याद रखना, अरविंद पंगड़िया। ठीक है, तो 45% वेटेज था किसका? इनकम डिस्टेंस का, उसे 42.5% कर दिया। पॉपुलेशन का 15% से बढ़ा के 17.5% कर दिया, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो खर्चा भी ज्यादा होगा, तो 17.5% कर दिया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% से घटा के 10% कर दिया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, एरिया बड़ा होगा तो खर्चा ज्यादा होगा, उसको 15% से घटा के 10% कर दिया उसका वेटेज। फॉरेस्ट ज्यादा होगा तो खर्चा ज्यादा होगा,
इकोलॉजी ज्यादा होगी तो खर्चा ज्यादा होगा उसको मेंटेन करने में, 10% का 10% ही लगता। टैक्स एफर्ट, ये क्या होता था, तो उसको हटा दिया। टैक्स एफर्ट मतलब टैक्स देने के लिए एफर्ट कितना लगा रहे हो आप, तो वो उसको हटा दिया गया। क्या क्या कर दिया गया उसकी जगह, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10%, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, उसे कम नहीं मिलेगा, उसे ज्यादा मिलेगा। उल्टा हो गया, यहीं पर इसका क्रिटिसिज्म आता है। The introduction of 10% weight for contribution to GDP represents a clear shift towards rewarding economic performance. क्या बोला गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, जो स्टेट्स हैं वो मोटिवेट होंगे कि हम जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस हैं उसमें हमको ज्यादा शेयर मिले। तो शेयर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे स्टेट्स, जीडीपी को बढ़ाएंगे। और जीडीपी होती क्या है, व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब मतलब फुल फॉर्म टोटल नहीं पता। जितना खर्चा होता है खर्चा, पूरे देश में। खर्चा, हाँ आर यू श्योर, सर, खर्चे को बोलेंगे, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर को बोलेंगे, प्रोडक्शन जो होता है टोटल। प्रोडक्शन। जितनी मॉनेटरी वैल्यू का हमने प्रोडक्शन किया, अब महाराष्ट्र है वहां पे इंडस्ट्रीज है, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वहीं पे उत्तराखंड है प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा पहाड़ी पहाड़ है, नदियां ही नदियां है। एक समय काल में, यानी कि जनरली उसको एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, उस फाइनेंशियल ईयर में उस एरिया के अंदर, उस स्टेट के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ। अब यूपी के अंदर नोएडा है, नोएडा में यहाँ पे सैमसंग की कंपनी लगी है, कोरियन कंपनी है, वो यहाँ पे प्रोडक्शन करे तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, यूपी का जीडीपी बढ़ेगा, दिल्ली का जीडीपी बढ़ेगा, दिल्ली में कोई प्रोडक्शन करेगा। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने आलस की वजह से पीछे नहीं है, उनकी जोग्राफिक, उनकी हिस्टोरिक कंडीशन ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। तो सर फाइनेंशियल, हाँ जी, जीडीपी में बस गुड्स की प्रोडक्शन की बात होती है, सर्विस सर्विसेज भी, सर्विसेज भी दोनों। फाइनल तो गुड्स की बात होती है, इंटरमीडिएटरी गुड्स नहीं होते उसके अंदर, द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो टोटल सर प्रोडक्शन। जो ऐसी जगह है उत्तराखंड वगैरह, हाँ। वहां पे टूरिज्म से भी तो आ सकता है प्रोडक्शन किससे आ ज्यादा। सकता है, टूरिज्म, टूरिज्म से आता है, लेकिन टूरिज्म से कितना ही आ सकता है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग से जितना जीडीपी क्रिएट होता है उतना सर्विसेज, सर्विसेज से होता है, लेकिन टूरिज्म वाली नहीं, आईटी वाली सर्विसेज से। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो आईटी सर्विसेज से करते हैं इंडिया के अंदर। और ओके सर, मेडिकल टूरिज्म से काफी पैसा आता है, टूरिज्म के पीछे भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो टूरिज्म से आता है पैसा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है वो। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन 16 का क्या कहना है, द कमीशन आर्ग्यूज दैट रिपीटेड गैप फिलिंग ग्रांट कैन क्रिएट मोरल हैजार्ड। क्या बोल रहे हैं, ग्रांट फिलिंग यानी कि क्या, रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो होता है। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे कोई, व्हाट इज रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू क्या होता है, टैक्स, इनकम, हाँ टैक्स, इनकम। और डेफिसिट क्या होता है, नुकसान, सरकार, हाँ नुकसान, है ना। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने रिवेन्यू इनकम तो बता दी, रिवेन्यू की इनकम। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं जो सरकार के डेली के खर्चे होते हैं, सैलरी देनी है, मेंटेनेंस का पैसा देना है, बिजली का बिल देना है, जो होना ही होना है खर्चा, जो डेली वेजेस, जो डेली के खर्चे हैं, उसको बोलते हैं रिवेन्यू। ठीक है, वो होता है रिवेन्यू, उसके अंदर जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे रिवेन्यू डेफिसिट। खर्चा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू अर्न। ठीक है, तो रिवेन्यू अर्न माइनस डेफिसिट, वो आ जाएगा फिर डेफिसिट, कितना नुकसान हो रहा है, कितना हमारे पास शॉर्ट पड़ रहा है, तो उतना क्या करना पड़ेगा, कहीं से लेना पड़ेगा, कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सरकार पहले क्या करती थी, यानी कि फाइनेंस कमीशन पहले क्या करता था कि जिनका
RDG ज्यादा है, रिवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, उनको ग्रांट दिया करते थे, वो ग्रांट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिए? कह रहे कि इससे इंप्रूव होगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएंगे, है ना। तो एडिटोरियल का क्रिटिसिज्म क्या है? द एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट दिस अप्रोच ट्रीट्स फिस्कल डेफिसिट्स मेनली एज रिजल्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। जरूरी थोड़ी है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो इनडिसिप्लिन की वजह से हो, फिस्कल इनडिसिप्लिन की वजह से हो, क्योंकि सरकार फालतू की चीजों में ज्यादा खर्चा कर दे रही है, इस वजह से डेफिसिट हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो हो सकता है डिफिकल्ट टेरेन, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, डिफिकल्ट टेरेन है तो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो जाएगी, स्मॉल और वीक टैक्स बेस हो, बॉर्डर स्टेट्स हो जिसकी वजह से सिक्योरिटी पे भी खर्चा करना पड़ता हो, हिस्टोरिकल अंडर डेवलप्ड हो जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, रिसोर्सेज है लेकिन अंडर डेवलप्ड है, डिजास्टर वल्नरेबल हो जैसे उड़ीसा, है ना, और तमिलनाडु, वहां पे साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, या कहीं पर बाढ़ आती रहती है जैसे वेस्ट बंगाल है, हर साल बाढ़ आती है, बिहार है, झारखंड है, हर साल बाढ़ आती है। एजिंग पॉपुलेशन हो कहीं की, जैसे दिल्ली के अंदर एजिंग पॉपुलेशन की समस्या आने वाली है आने वाले समय में। एजिंग पॉपुलेशन मतलब जहां पर जो जवान पॉपुलेशन है वो कम हो जाए और बूढ़ी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, उसको भी वो एक अलग पूरा एस्पेक्ट है, उसको किसी दिन और समझेंगे अलग तरीके से। हैविंग सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन, सोशल सेक्टर सर ऑब्लिगेशन, हाँ जी। सर एक बहुत I understand it's a very oversimplified argument, but what is the problem if the government wants to invest more in the states that are giving them more revenue? ऐसे तो नेशनल इकोनॉमी को बढ़ावा ही दे रहे हैं ना उन जगहों को। बात और आपकी एकदम सही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, और आपका कहना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल सही है कि भाई जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कर रही है, वो स्टेट्स को प्रमोट कर रही है कि वो अपना जीडीपी बढ़ावे, वो अपना जीडीपी बढ़ाएंगे तो नेशनल जीडीपी भी बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। बात आपकी एकदम सही है। अगर सरकार उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको और अच्छा बना दे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन उस स्टेट की क्या गलती जिसके अंदर ये सारी समस्याएं हैं, उसकी जीडीपी कम है तो उसको पैसा और कम मिलेगा, जिसके पास पहले ही कम है उसको तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। अब सरकार के रैशनल के हिसाब से आपका बिल्कुल सही है। एडिटोरियल क्या कह रहा है? एडिटोरियल उसका क्रिटिसिज्म, तो बस उतना समझ रहे, ना मैं सरकार की तरफ हूँ ना मैं सरकार के अगेंस्ट, ठीक है। आपको यही लिखना है एग्जाम के अंदर, जुडिशरी का एग्जाम लिखते हुए कि सरकार ने बिल्कुल बढ़िया किया, इससे क्या होगा, स्टेट्स प्रमोट होंगे टू इंक्रीज देयर जीडीपी, आपको यही लिखना है, ठीक है। सर मतलब पेपर में पॉजिटिव ही लिख के आए। मोस्टली 99% पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कहीं पर कह रहा है कि क्रिटिसाइज दिस पॉलिसी, तब भी उसको क्रिटिसाइज करते हुए लास्ट में बैलेंस ही बनाना है, बैलेंस ठीक है। आंसर ही लिखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सरकार का करोगे तो सरकार नौकरी नहीं देगी, सीधी बात है। सरकार नौकरी कब देगी? जब उसको काम करने वाला बंदा मिलेगा, क्रिटिसाइज करने वाला नहीं। अब आप वो क्रिटिक आप कर रहे हो पॉलिसी की, बठिया दे रहे हो, तो आप अप्लाई कैसे करोगे उस पॉलिसी को? नहीं कर पाओगे ना, वो हाँ। हेड में दिक्कत आएगी, ऐसा सरकार को लगता है। तो सरकार की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा कभी भी क्रिटिसाइज एग्जाम के अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है उसके अंदर कभी नहीं करना बहुत ज्यादा, ठीक है। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी वही सारी चीजें इसके अंदर रखी है। और एक और ग्रैंड बार्गेन करके इसके अंदर बोला गया कि जो टैक्स के दो पूल होते हैं, एक होता है डिविजिबल पूल, डिविजिबल पूल जिसके अंदर हमारे टैक्सेस आ जाते हैं, वैट आ जाता है, जीएसटी आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है ना, ये होता है डिविजिबल पूल। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटना पड़ता है। एक होता है नॉन डिविजिबल पूल, नॉन डिविजिबल पूल को सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं बांटती है, उसके अंदर आते हैं सेस और सरचार्ज, जैसे स्वच्छ भारत सेस, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, ठीक है। तो वो नॉन सर ये डिविजिबल पूल में क्या जाते हैं। है दोनों सेस और सरचार्ज? सेस और सरचार्ज होते हैं किसी सेस तो लगाया जाता है किसी स्पेसिफिक
किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, जैसे स्वच्छ भारत सेस, शिक्षा के लिए सेस है, और किसी चीज फ्लड के लिए, कहीं फ्लड आ गया उसके लिए सेस। तो सेस क्या होगा, सेस का इस्तेमाल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किसके लिए करेगी, केवल और केवल उस स्पेसिफिक काम के लिए करेगी जिस काम के लिए लिया है। एजुकेशन सेस लगा था पहले, 1% 2% एजुकेशन सेस लगा करता था। स्वच्छ भारत सेस भी लगा बीच में, ठीक है। अब सरचार्ज क्या होता है, इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसको। जो आपने टैक्स दिया उसके ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो ये जो टैक्स ऑन टैक्स लिया जाता है ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी इसके अंदर क्या कह रहे हैं, एडिटोरियल क्या कह रहे हैं, ये आरडीजीज तो आपने खत्म कर ही दिए, इसके अलावा जो एक ग्रैंड बार्गेन था जिसके अंदर डिविजिबल पूल के अंदर जो 40% दिया गया उसको भी कम करते जा रहे हो, और जो नॉन डिविजिबल पूल के टैक्सेस हैं, सर चार्जेस हैं, सेस हैं, उनको बढ़ाते जा रहे हो। तो नॉन डिविजिबल पूल का पैसा बढ़ता जा रहा है जो सरकार को डिवाइड नहीं करना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मजे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, और वो नहीं दे रहा है। किसको नहीं दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, मतलब नहीं दे रहे हैं मतलब कम करते जा रहे हैं उसका शेयर। कैसे कम करते जा रहे हैं, दो तरीके से, 41% किया, और दूसरा क्या किया, सरचार्ज बढ़ाए, सेस बढ़ाए, बाकी जो डिविजिबल पूल के टैक्सेस है उनको कम किया, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट देने के लिए बोला 7.91 लाख करोड़, और लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी हालांकि क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं, और जो कि सही भी है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की अपनी कोई रिवेन्यू जनरेशन की कोई भी उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है, अमूमन बहुत कम होती है, कहीं कहीं पर लोगों ने डेवलप की हुई है। और इसके अंदर बोला है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लोकल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बॉडी है, टाइमली ऑनलाइन प्रोविजनल और ऑडिट करवा रहे हैं, रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन है, रिवेन्यू मोबिलाइजेशन है, वाटर और सैनिटेशन आउटकम है, तो ही उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। तो पैसा लेने के ऊपर कंडीशन लगा दिया। अब जिसके पास ये सारी चीजें नहीं है उसको पैसे की ज्यादा जरूरत है असल में, जिस ग्राम सभा के पास ये चीजें नहीं है उसको ज्यादा जरूरत है। और ग्राम सभा का पीछे अभी डेटा आया था, उसके अंदर सिर्फ 4% समय इस पे खर्च किया गया कि रिवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, केवल 4% समय, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगा आगे के समय में पता चलेगा, आगे क्या होता है देखते हैं। और आज के लिए न्यूज़पेपर इतना ही है, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बस पूछो, चीज है। कल पूछना सुगंध जी, टाइम बहुत ओके ज्यादा हो गया, और ईशान सर बैठे हैं क्लास लेने के लिए। लेकिन अपना ओके क्वेश्चन नोट जरूर कर लो, और हो सके तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे आपका जवाब देता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद। और तो चैट वाले हैं वो रुकेंगे, बाकी जुडिशरी